वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जिस प्रकार से प्रश्न आपको 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी के सेक्शन में पूछे जाएंगे, बाल विकास के सेक्शन में पूछे जाएंगे दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और सीडीपी जो होता है वो मैं बताऊँगा आपको कि सबसे आसान होता है। सीटेट में पहला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है। अब देखिए कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। खुली मानसिकता व जिज्ञासा वृत्ति, ये यहाँ पर जो है दोस्तों समालोचनात्मक विद्यार्थी के लक्षण हो जाएंगे। उसके बाद बताया गया कि स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन करना, ये भी यहाँ पर लक्षण माने जाएंगे। और स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना यहाँ पर ये भी इनके लक्षण माने जाएंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन बी, क्योंकि पूरी तरीके से नेगेटिव दिया गया है कि आंख बंद करके निर्देशों का पालन करना, यहाँ पर एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के लक्षण नहीं माने जाएंगे। मतलब आपका जो विकल्प बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है दोस्तों, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सीडीपी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज वर्क करती है दोस्तों तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड। प्रश्न क्या पूछा गया है सर? प्रश्न पूछा गया है कि सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके नॉलेज के बेस पर, आपके तर्क के आधार पर ये सारे प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों, और चारों विकल्प अगर आपने पढ़ लिए हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वक्त हो जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, यहां पर सही विकल्प रहेगा। मतलब ऑप्शन जो 1 दिया गया है, पर्याय जो 1 बताया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3। सर प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। अब देखिए यहां पर अवधारणात्मक समझ को सक्षम करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गति कौन सी है? पुरस्कार है, निर्देश है, व्याख्यान है या फिर संवाद है? तो देखिए दोस्तों संवाद यहां पर क्या होगा, अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने की सबसे महत्वपूर्ण यहां पर क्या होने वाली है दोस्तों, विधि होने वाली है या गतिविधि होने वाली है। मतलब आपका जो पहला विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो 1 यहां पर बताया गया है वो सही आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप कहेंगे संवाद, बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए संवाद सबसे प्रभावी गतिविधि है। जब बच्चे आपस में या शिक्षकों के साथ बातचीत और चर्चा करते हैं तो वे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इससे उनका चिंतन गहरा होता है, वे सवाल पूछना सीखते हैं और किसी विषय को रटने के बजाय उसे गहराई से समझते हैं। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो 1 संवाद दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक शेयर करेंगे दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे। सर प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं क्या करती है, हमको सवाल को पूरा करना है, क्योंकि सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, बच्चों की अपनी आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। मतलब आप कहेंगे सर कि जो विकल्प डी यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है, वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर फिर से क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओके, आप सबसे पहले प्रश्न को समझ लेंगे, प्रश्नों को पढ़ लेंगे दोस्तों कि शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कब प्रोत्साहित कर सकते हैं? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण और अनुमानों को हतोत्साहित करना, मतलब डिस्करेज करना, क्योंकि निगेटिव टैगवर्ड आ गया। पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान के पुनरुत्पादन पर केंद्रित रहना, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देना भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर, और यहां पर बताया गया है विकल्प बी में कि बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर प्रोत्साहित जो होता है दोस्तों वो फुल पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर क्या है सर, सही विकल्प माना जाएगा। सर प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न पूछा गया है कि डैश डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जेंडर भूमिका को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जेंडर वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिका के बारे में जागरूक हो जाते हैं। मतलब आपका जो विकल्प 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है, जेंडर वर्गीकरण या जिसको हम टाइपिंग कहते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि जेंडर वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज में अपने लिंग के अनुसार तय की गई भूमिकाओं, व्यवहारों और गतिविधियों के प्रति जागरूक होते हैं और उन्हें अपनाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन 1 जो रहेगा सर यहां पर बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। 7वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोस्की के अवलंबन या आलंबन की अवधारणा को अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं, 4 पर्याय आपको यहां पर दिए गए सर, और प्रश्न पूछा गया है वाइगोस्की के संदर्भ में। तो देखिए अगर वाइगोस्की के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया तो यहां पर अगर आप देखेंगे सर कि पहला विकल्प बताता है कि एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प माना जाएगा। मतलब आपका जो विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है, सही होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन 2 में आप देखेंगे तो संवाद करने में सख्त और से पाबंदी लगाई है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर उत्तर लिखकर और विद्यार्थियों से कहा कि वे उत्तर अपनी कॉपियों में निष्क्रिय तरीके से लिखे, गलत हो जाता है। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे निर्धारित समय में, मतलब तय समय में जो है वर्क को पूरा करें। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत दिए गए हैं। सिर्फ ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, आपका सही विकल्प माना जाएगा। सर प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश डैश पर जोर देता है। तो देखिए प्रगतिशील जो शिक्षा होती है दोस्तों वो छात्र केंद्रित होता है और सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। मतलब आपका जो पहला विकल्प रहेगा सर, ऑप्शन जो यहाँ पर आपने 1 बताया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पर्याय जो 1 दिया गया है सर वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9। सर 9वां जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण 2 चीज़ें बताई गई है। सर पहले हम अभिकथन की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन में बताया गया कि बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं यह समझने की और प्रगति करके ही है कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोहलबर्ग के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर अभिकथन जो है दोस्तों वो सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया गया कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है न कि असतत। तो देखिए नैतिक विकास जो है दोस्तों वो निरंतर नहीं होता है, ये बात को भी आप समझेंगे। मतलब यहाँ पर पहला
पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प सी जो रहेगा वो यहाँ पर क्या है आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप बात करेंगे कारण पूरी तरह से गलत है। लॉरेंस कहलबर्ग का जो सिद्धांत है एक चरण सिद्धांत, स्टेज थ्योरी हम इसको कहेंगे, पियाजे और कहलबर्ग जैसे विचारकों के अनुसार नैतिक या संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, जिसका अर्थ है कि यह असतत होता है न कि निरंतर होता है। तो ये भी बात याद रखेंगे कि इसके उन्होंने स्टेजेस दी है और ये चरणों में होता है, सतत रूप से नहीं होता है बल्कि असतत रूप से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 फिर से एक प्रश्न जो है वाइगोस्की के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि बार बार आपको इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो देखिए संज्ञानात्मक विकास जो होता है दोस्तों वो निजी वाक्य के रूप में भाषा के द्वारा निर्देशित होता है। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा ऑप्शन जो एक दिया गया है वो यहां पर क्या है दोस्तों सही विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं दोस्तों तो आपको अगर हमारे बाकी के वीडियोस भी देखना है तो YouTube पर जाकर आपको सिर्फ ऑफिशियल अख्तर रहमान सर चैनल सर्च कर देना है। वहां पर आपको सभी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर से जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 सर 11वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, इस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न थोड़े अधूरे से लगते हैं देखने में लेकिन ये हमको समझना है कि सर यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है। उत्तर आएगा बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों को प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब यहाँ पर बी विकल्प आपका सही रहेगा। ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर बिल्कुल राइट विकल्प होगा, क्योंकि पियाजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं ये 4 चरण, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सार्वभौमिक है। इसका अर्थ यह है कि दुनिया का हर बच्चा चाहे वो किसी भी संस्कृति या पृष्ठभूमि का हो इसी क्रम में इन अवस्थाओं से गुजरता है। विकल्प जो बी रहेगा दोस्तों, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न पूछा गया है कि ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास। अब देखिए वाइगोस्की का विकास के बारे में क्या मानना था, इस प्रकार का सीधे सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा गया है। सर 4 विकल्प 4 पर्याय यहाँ पर दिए गए हैं तो बात होती है विकल्प बी के सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, तो सही आंसर रहेगा विकल्प जो बी दिया गया है। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर क्या है सर आपका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सर 13वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। अब देखिए सीमा कौन सी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, जिसको हम लिमिट भी कह सकते हैं दोस्तों। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं। और अगर आप बात करेंगे कि वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, मतलब ये इनकी लिमिट यहां पर माने जाएंगी क्योंकि इन्होंने सामाजिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा है। आपका बी वाला विकल्प जो रहेगा दोस्तों इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। पियाजे ने अपने सिद्धांत में विकास को सार्वभौमिक यूनिवर्सल माना है और बच्चों को नन्हे वैज्ञानिकों के रूप में देखा है। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो याद रखना पियाजे ने कहा है। ओके, भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने सांस्कृतिक समाज और सामाजिक अनुभव के प्रभाव की उपेक्षा की है, जिसे बाद में ले वाइगोस्की ने अपने सिद्धांतों में मुख्य स्थान दिया था। क्योंकि वाइगोस्की का कहना है कि बच्चों में ज़्यादा असर जो डालता है वो समाज डालता है, लेकिन पियाजे ने सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पर ही अधिक से अधिक बल दिया है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं, सीधे सीधे तौर पर वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। आपके देश का नाम, वो मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, सीधे सीधे तौर पर वन लाइनर प्रश्न हो जाएगा। हमको समालोचनात्मक प्रश्न या रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला प्रश्न यहाँ पर ढूंढना है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो ये भी क्या हो जाता है, वन लाइनर हो जाता है। लेकिन पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्या, तो इसके बारे में बच्चा जो है रचनात्मक तरीके से सोच पाएगा। समालोचनात्मक चिंतन को यह प्रश्न बढ़ावा देता है। विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो समावेशी कक्षा को लेकर, समावेशी शिक्षा को लेकर पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। अब देखिए 4 पर्याय, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में क्या शामिल है। तो देखिए व्यक्तिगत अंतरों की पहचानों के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ये समावेशी शिक्षा की पहचान है। मतलब आपका जो विकल्प बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होने वाला है। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए हमारे अपडेट प्रश्न संच अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर डिफरेंट प्रश्न संच यहाँ पर बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि काठिन्य पात्री जो होती है वो पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 6 सितंबर 2026 के लिए ये प्रश्न संच यहां पर होने वाले हैं, जिसमें आपको मराठी पेडागोजी पेपर 1, हिंदी पेडागोजी पेपर 1, बाल मानस शास्त्र जिसको हम सीडीपी कहते हैं पेपर 1, ईवीएस पेडागोजी मतलब परिसर अभ्यास पेडागोजी और गणित पेडागोजी मतलब मैथमेटिक पेडागोजी। इस प्रकार से पेपर 1 के लिए आपको टोटल 50 क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों, और हर प्रश्न पत्रिका में आपको उत्तर सूची दी गई है लास्ट वाले पेज में। तो इस प्रकार से ये 499 का कॉम्बो पैक है दोस्तों। पेपर 1 के लिए डिफिकल्टी लेवल को हमने पूरा ध्यान में रखा है और 6 सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन सेट बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे पेपर 2 की, तो देखिए मराठी पेडागोजी इसमें आता है, हिंदी पेडागोजी के 10 प्रश्न संच इसमें आते हैं। साथ ही साथ बाल मानस शास्त्र वो अध्यापन शास्त्र जिसको हम बाल विकास कहते हैं या सीडीपी कहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ एसएसटी पेडागोजी जिसको हम समाज शास्त्र पेडागोजी कहते हैं, ये भी आपको जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 399 रुपए में दिए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन पेपर विथ उत्तर सूची विथ आंसर की यहाँ पर दी जानी है। 6 सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए स्पेशल प्रश्न संच यहां पर बनाए हैं दोस्तों। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो 699 रुपए में आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो पैक यहां पर मिलेगा दोस्तों। मतलब 900 रुपए प्राइस होता है, लेकिन आपको सिर्फ 699 रुपए में यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 के सभी प्रश्न पत्रिका दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए ज़्यादा वक्त परीक्षा में नहीं बचा है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है सर, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, हमारी तरफ से आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये प्रश्न संच अवेलेबल करवा कर दिए जाएंगे दोस्तों। आज 7 अगस्त है और परीक्षा में अब सिर्फ 30 दिन का वक्त बचा है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अभी इस प्रश्न संच को आप परचेस करेंगे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। चलिए लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। प्रश्न पूछा गया है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि जो समालोचनात्मक चिंतन है उसमें प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो देखिए प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मतलब विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होगा। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों कि समालोचनात्मक चिंतन का मूल आधार ही तथ्यों और सबूतों की गहराई से जांच करना है। ठीक है, इसमें किसी भी जानकारी या प्रमाण को बिना सोचे समझे सच नहीं माना जाता, बल्कि उसकी विश्वसनीयता, सटीकता और प्रासंगिकता का तार्किक मतलब लॉजिकल और व्यवस्थित
रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है। इस प्रकार का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर से आपके सामने 4 प्रयोग 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए अमोल को हतोत्साहित नहीं करना है, उसके उत्तर प्रदान करके उससे सिर्फ उत्तर से यहाँ पर आप क्या है उसकी समस्या का हल नहीं करेंगे, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ऐसी बात टीचर कभी नहीं करता है। तो देखिए विकल्प डी, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपका जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर, वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 सर, 18वां प्रश्न है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश डैश पर केंद्रित होता है। तो देखिए सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। मतलब आपका जो विकल्प सी यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर, वो यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल राइट विकल्प सही विकल्प माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बट पूछा गया है दोस्तों पठन वैकल्य को लेकर, मतलब डिस्ग्राफिया को लेकर, क्योंकि हिंदी में अगर कभी प्रश्न आता है तो हम फंस जाते हैं, लेकिन पठल्य वैकल्य को हम क्या कहेंगे दोस्तों, डिस्ग्राफिया कहेंगे। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है उसको पढ़ना सिखाया जा सकता है। किस प्रकार से पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो देखिए विकल्प बी सही रहेगा कि प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उस बच्चे को सिखाया जा सकता है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है राइट विकल्प होगा, क्योंकि डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को प्रणालीगत ध्यानात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ओके, इसके तहत बच्चों को अक्षरों और उनकी आवाज़ों के बीच के संबंध को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सिखाया जाता है, जिससे वे शब्दों को तोड़कर आसानी से पढ़ जाते हैं। ओके, ऐसे बच्चों के लिए बहुत संवेदी दृष्टिकोण भी बहुत कारागार होता है। विकल्प यहाँ पर आपका जो रहेगा दोस्तों बिल्कुल बी जो रहेगा वो यहाँ पर क्या है सही विकल्प माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे आपको टीईटी में भी लगातार पूछे जाते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है सर। तो देखिए व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, जो भी काम आप व्यक्तिगत आनंद के लिए करते हैं दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा। आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न आपको 6 सितंबर के दिन पूछे जाएंगे उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हमने देखे, और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के सभी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पेडागोजी के नोट्स है दोस्तों। डिटेल में ये नोट्स आपको दिए गए हैं। इसका प्राइस 3,499 है। साथ ही साथ हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और समाजशास्त्र 399 में पेपर 2 के लिए। तो बेस्ट नोट्स है दोस्तों। हमने ऑलरेडी इसको 6 फरवरी 2026 की परीक्षा में यूज़ किया है और बहुत हज़ारों विद्यार्थी हमारे पास हुए हैं। अगर आप कॉम्बो पैक चाहते हैं तो 599 रुपये में आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। PDF नोट्स जो है दोस्तों आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, आप जेरॉक्स कर पढ़ सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।